साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू भी बने हुए हैं। पिछली बार जब हमने देखा था G20 समिट हुआ था, इस फोरम का मकसद है कि आर्थिक मुद्दों पे चर्चा हो, लेकिन दूसरे मुद्दों पे चर्चा होना शुरू हो गया है। कोरोना की बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, पिछली बार सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई थी G20 समिट में वो रूस और यूक्रेन युद्ध की थी। आपको लग रहा है ये मुद्दा इस बार भी हावी रहेगा या फिर भारत की कोशिश होगी कि दूसरे और मुद्दों पे भी हम चर्चा कर सकें? देखिए, भारत की तो ज़रूर कोशिश होगी कि रूस यूक्रेन युद्ध इसके ऊपर छा न जाए और इसको वो ओवरशैडो न करे। ये तो भारत का बिल्कुल डेफिनेटली एक उनका एक ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि अगर यूक्रेन रशिया युद्ध की छाया इसके ऊपर पड़ गई तो जो भी मुद्दे इंडिया इस G20 समिट में उठा रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो पीछे दब जाएंगे। लेकिन ये भी बात ज़रूर है कि उनके पुतिन भी नहीं आ रहे हैं और शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं, और जिस वजह से, जिस युद्ध से दुनिया भर की सप्लाई चेन में बहुत बाधा आई है, जिस वजह से पूरे विश्व में वीट, क्योंकि वीट सबसे ज़्यादा यूक्रेन प्रोड्यूस करता था, तो आपने देखा होगा कई देश जो हैं वीट की कमी से जूझ रहे हैं। तो ब्लैक सी में ब्लॉकेड चल रहा है, तो वहाँ से भी सप्लाई चेन पूरी ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है तकरीबन। तो यूएस रशिया यूक्रेन युद्ध का इसके ऊपर प्रभाव डालना तो बिल्कुल स्वाभाविक है और होगा, लेकिन इंडिया चाहेगा कि ये समिट जो है वो हाईजैक ना हो इस मुद्दे की वजह से। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ एक बार, दुनिया में अब कोई भी चीज़ नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं, वो वॉर है, वो क्लाइमेट चेंज है, वो डिजिटाइजेशन है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो एनवायरमेंटल इशू है। हर एक इशू जो है दुनिया का इकोनॉमी के ऊपर असर डालता है और ये बेसिकली इकोनॉमिक फोरम है। लेकिन ये फोरम जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज, हर प्रकार का पॉलिटिकल इशू इसके ऊपर जो है प्रभाव डालेगा अपना। और भारत ये चाहे, क्योंकि भारत के कुछ मुद्दे हैं, वो चाहेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से उन मुद्दों को आगे रखे। फॉर एग्जांपल, मेरा अपना सोच विचार है, पता नहीं मेरे से कोई इसमें सहमत है या नहीं है। देखिए, यूनाइटेड नेशन आज से कई साल पहले, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले बना था 1945 में, और अब तक भारत की उसमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। भारत तकरीबन दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है, अच्छी इकॉनमी है हमारी, 5th नंबर पर आ गए हैं, और इस वजह से हमारा कोई प्रतिनिधि है ही नहीं वहाँ पर, सिक्योरिटी काउंसिल में हम है ही नहीं, और हम आएंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं ये, और ये मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स होना मुझे लगता है नामुमकिन है, क्योंकि जब तक वहाँ पर सहमति नहीं होगी, कंसेंसस नहीं होगा, तो हम सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन नहीं सकते। हम सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनेंगे तो हम प्रभाव कैसे डालेंगे विश्व ओपिनियन के ऊपर। लेकिन इंडिया जैसी इतने बड़े देश को अलग रखना भी गलत है। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया जो है, अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, खासकर जब से एनडीए की सरकार बनी है, तो मल्टीलैटरल फोरम्स जो अदर देन यूनाइटेड नेशन है, इंडिया उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाल रहा है और वो काफ़ी प्रभाव भी डाल रहा है। ब्रिक्स समिट में अभी चाइना के बात है, मुझे नहीं लगता है शी जिनपिंग इंडिया इसलिए नहीं आए कि वो प्रधानमंत्री को अवॉइड करना चाहते, मुझे लगता है वो बाइडेन को अवॉइड करना चाहते थे। नहीं तो अभी ब्रिक्स समिट हुई, वहाँ तो दोनों गए थे, शी जिनपिंग भी थे और नरेंद्र मोदी साहब भी थे, तो वहाँ तो थे वो, और उनके कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन तब भी ब्रिक्स में तो अच्छा उनका मेल मिलाप रहा और आगे बढ़ने की कोशिश भी करी। लेकिन यहाँ क्योंकि बाइडेन आ रहा है और अमेरिका और चाइनीज़ रिलेशन आजकल बिल्कुल नदिर में है, सबसे डाउन है, और आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट अब रशिया जा रहा है, तो इस वजह से शी जिनपिंग नहीं आए। लेकिन G20 समिट का जो उन्होंने एक इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा है। मुझे लगता है इंडिया को काफ़ी टाइट रोप वॉक करना पड़ेगा, और अभी तक इसलिए जो है जॉइंट स्टेटमेंट बनने में भी देरी हो रही है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये संजीव जी आपसे